अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम हाजिर हुए हैं नए सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक जो कि है QSO कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। ठीक है, उसमें हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। डेफिनेशन क्लास में जो इंटरप्रिटेशन क्लास था उसमें हमने सी क्लास तक कवर किया था आर्टिकल 2 का। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 2 क्लास डी फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स जो हक़ाइक़ हैं, हकीकतें हैं, वो कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें समझी जा सकती हैं। इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स का कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। कोई भी ऐसी चीज़ या फिर ऐसी कैफियत किसी चीज़ की, ऐसी हालत जो है वो रिलेशन शो करे उसका और इस काबिल हो कि वो ऐसे परसीव की जा सकती है किसी भी सेंस से। यानी सेंस में से कोई चीज़ लिखी हुई है तो इंसान देख सकता है। ठीक है, उस मैटर के रिलेटेड वो भी एक जो है फैक्ट है। कोई चीज़ जो है आप महसूस कर सकते हैं कि कोई खुफिया तैयारी किसी चीज़ की चल रही है किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो वो सेंस इंसान कर लेता है, तो वो भी एक रिलेटिंग जो है फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, या कोई ऐसी मेंटल कंडीशन जिसके बारे में इंसान जो है वो कॉन्शियस हो। कॉन्शियस का मतलब कि उसको समझ बूझ आ रहे, एक ज़मीर की आवाज़ आती हो कि उसको पता लग जाए कि कौन सी चीज़ सही है, राइट है, और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। कॉन्शियस का मतलब क्या है कि सही गलत का फ़र्क पहचानना, ऐसी मेंटल स्टेट या कंडीशन किसी भी पर्सन की। ठीक है, तो वो भी फैक्ट बन जाती है। द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी procedure shall bear the meaning given in the electronic ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जैसे ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के हिसाब से कोई भी सबूत वगैरह हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर्स है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, सिक्योरिटी प्रोसीजर में जो आलात वगैरह यूज़ होते हैं वो ये मीनिंग दे सकें जो कि बताए गए हैं इस ऑर्डिनेंस 2002 वाले में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वाले में जो भी चीज़ें आती हैं वो भी फैक्ट हैं। नाउ एफ द एक्सप्रेशन क्या है? सर्टिफिकेट वेयर द कंटेक्स्ट सो एडमिट इंक्लूड द मीनिंग गिवन टू इट इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। सर्टिफिकेट वो चीज़ें एक्सप्रेशन के हिसाब से समझी जा सकती हैं, वो काबिल कबूल हैं, जिनकी मीनिंग जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत बताई गई हैं या इस ऑर्डिनेंस में बताया हुआ है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट जो एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट है वही समझा जाएगा। सब क्लास 2 बताता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू एन अदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रिफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जब कभी एक फैक्ट जो है वो ये माना जा सकता है कि वो रिलेवेंट है दूसरे से, जब भी एक फैक्ट जो है कनेक्टेड होगा दूसरे से, वो किसी ऐसे वे में रेफर करे, उसके साथ जो है कोई ऐसा मतलब लिंक शो करे। ठीक है, इस प्रोविज़न यानी इस कानून की शिक के तहत उसको हम समझेंगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। किसी भी मामले में इस ऑर्डर में जो बताया गया है कानूनी शहादत में, उसको समझा जाएगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी एक चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई हो या फिर एक चीज़ का दूसरे से कनेक्शन जाहिर हो, तो इसको हम कहेंगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट मीन्स हकीकत से जो मसला चल रहा है उसके हिसाब से वो मुताबिकत रखता है, यानी वो चीज़ जो है
उसमें कोई ना कोई एक लिंक जो है वो शो हो रही है। नाउ 3 द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू। अब कौन से फैक्ट इन इशू हैं, इस एक्सप्रेशन को क्या समझाएगा जाएगा, इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ आर इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट द एक्सिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नेचर एंड एग्जिस्टेंस extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessary follows। अब जो फैक्ट इन इशू है वो कौन सी चीज़ें उनमें शामिल हैं, कोई ऐसी हकीकत जो कि किसी भी तरीके से वो खुद या फिर उसका कोई जो है लिंक जो है या कनेक्शन जो है वो शो करे किसी दूसरे के साथ, जिसमें उसकी मौजूदगी, गैर मौजूदगी, उसका नेचर, उसका जो है फैलाव, एक्सटेंट, या फिर कोई राइट जिसमें लाइबिलिटी हो, डिसेबिलिटी हो, असर्टेड हो, या फिर वो जो है डिनाई किया जाए, मना किया जाए किसी सूट के अंदर या फिर प्रोसीडिंग के अंदर। तो जैसे नेसेसरी मीन्स जिनकी ज़रूरत हो वो चीज़ें सारे क्या हैं, फैक्ट इन इशू हैं, उनमें उनकी मौजूदगी वगैरह ये सारी जो चीज़ें बताई वो सारी आ सकती हैं। किसी का राइट हो, लाइबिलिटी हो, डिसेबिलिटी हो, असर्टेड, डिनाइड हो कोई चीज़, तो ये क्या है, फैक्ट इन इशू हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, whenever under the provision of the law for the time being enforced relating to the civil procedure any court record an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such a fact such issue is a fact in issue। जब कभी भी इस प्रोविजन यानी इस कानून के शिक के अंदर जो टाइम बिंग इन्फोर्स है वो सिविल प्रोसीजर के अंदर कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड जो है फैक्ट इन इशू का, वो फैक्ट तभी समझेगी या फिर डिनाई करेगी जिसका आंसर जो है, जिसका जवाब जो है वो इशू के अंदर फैक्ट इन इशू बताया गया हो। यानी जब कभी भी कोई भी इस कानून के शिक के मुताबिक टाइम बिंग इन्फोर्समेंट है इस कानून की, तो जब भी सिविल प्रोसीजर यानी सिविल कोई भी दीवानी मुकदमा वगैरह होगा किसी भी कोर्ट में जहाँ पे रिकॉर्ड जो हैं वो फैक्ट इन इशू हैं, रिकॉर्ड में कोई तनाज़ा वगैरह हैं जहाँ पे उन पे ज़ोर दिया जा रहा है कि ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, डिनाइड हैं, या फिर उनका ऊपर कोई मुतनाज़ा चीज़ चल रही है, तो वो खुद एक मसला है सिविल प्रोसीजर के तहत। इस एक्सप्लेनेशन में ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ जिसकी मौजूदगी ना गैर मौजूदगी या फिर एक्सटेंशन, नेचर, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी जो ऊपर बताया गया है वो सिविल प्रोसीजर में अगर उसके ऊपर मुतनाज़े तौर पे जोर दिया जा रहा है कि ये चीज़ नहीं है नहीं है, तो वो खुद भी एक मसला है। ये सिर्फ सिविल नेचर में ऐसा समझा जाएगा इस प्रोविज़न को। ठीक है, ये था QSO का क्लास एफ। क्लास एफ की कुछ जो है इलस्ट्रेशन हैं वो हम समझते हैं। A is accused of murder of B. At his trial, the following facts may be in issue that A causes B's death। जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें ये बताता है कि जो A है वो अक्यूज़ है B के मर्डर का, ठीक है, और उसके ट्रायल के जो स्टेज हैं उसमें ये चीज़ें जो है फैक्ट जो है वो इशू के ज़ेरे बहस हो सकते हैं, यानी उनको फैक्ट इन इशू समझा जा सकता है। जैसे ए ने काज की बी की डेथ, फर्स्ट ये फैक्ट इन इशू है कि डेथ काज हो गई, दैट ए हैड इंटेंट टू काज बीस डेथ, या फिर बी ए की जो इंटेंशन थी वो काज करना थी बी की डेथ, ये भी फैक्ट इन इशू हो सकता है। ये कुछ सूरतें बता रहा है। इलस्ट्रेशन का मकसद ही यही है एग्जाम्पल दे के समझाना।
दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, या फिर जो ए है उसने रिसीव की ऐसी कोई प्रोवोकेशन, रोकथाम जो है बी के लिए, या कोई ऐसी चीज़ जो उसको अचानक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, ए ने ऐसा कुछ किया, बी ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से ए को तैश आ गया और उसने वो जो है अचानक वो कदम उठा लिया। ये भी फैक्ट एंड इशू हो सकता है। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, जब वो ए जो है वो काम कर रहा था, विच काज बी's डेथ, जब बी की डेथ काज, जिसकी वजह से बी की डेथ काज हो गई, वाज द रीज़न ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसमें ये भी रीज़न हो सकता है कि उसका जो दिमागी तवाज़ुन था वो सही नहीं था। इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, जिसकी वजह से वो समझ नहीं सकता था उसकी जो उसके एक्ट की नेचर है वो इस काबिल नहीं था, यानी वो संकी था, अनसाउंड माइंड था, ल्यूनेटिक था। ठीक है, नाउ क्लास 4 सब क्लास 4 है। A fact is said to be proved when, after considering matter before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। यह जो फैक्ट है वो कैसे प्रूव हो कि कोई, जब ये मैटर जो है वो कंसीडर हो कि कोर्ट वो कैसे बिलीव करे कि इसकी जो एग्जिस्टेंस थी, या फिर कंसीडर इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसी समझी जाए कि जो एक वाइज पर्सन या प्रूडेंट जिसकी हाजिर दिमागी बंदे की हो, वो ऐसा कोई अमकान वगैरह जाहिर करे, या फिर कोई ऐसी सकमस्टांस पैदा हो जाए जिस किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर उसकी सपोजिशन के इसकी ये नोयत हो सकती है, तो ये कैसे प्रूव हो। ठीक है, ये भी एक फैक्ट के हिसाब से बताया गया है कि कोई भी मैटर हो तो उसमें उस कोर्ट कैसे ये बिलीव करे कि ये एक जो है हाजिर दिमाग बंदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, या फिर उस वक्त वो उसकी सर्कमस्टांसेस क्या होंगी, सपोजिशन क्या होगी। ठीक है, ये भी इसमें देखा जा सकता है। ये सारा कुछ जो है कोर्ट गौर फिक्र करके ही उसको अपने यकीन के हिसाब से उसके ऊपर कोई अपना फैसला वगैरह दे सकती है। इसमें फैसला तो नहीं है, लेकिन वो कोर्ट को कैसे एतमाद में ले, कोर्ट कैसे बिलीव करे, कैसे उसके जो मैटर था, वो जो फैक्ट वगैरह वो बता रहा है उसके ऊपर वो प्रूडेंट मैन हाजिर दिमाग से कैसे वो अमकानात वगैरह जाहिर करके वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता, ये भी जो है बताया गया है कि कैसे प्रूव होगा। ठीक है, उसके अमल के नतीजे में अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन, जो फैक्ट है वो डिसप्रूव कब होगा। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट, द कोर्ट अदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कंसिडर इट नॉट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट द प्रूडेंट मैन ought under the circumstances cases the act upon the supposition। सेम है कि कब वो प्रूडेंट, वो जो प्रूडेंट मैन है वो कब प्रूव होगा कि ये गिल्टी नहीं है किसी चीज़ के लिए, या उसने ये चीज़ की है या नहीं की, या फिर कब वो कोर्ट को गौर फिक्र के बाद ये समझ आएगी कि वो डिसप्रूव करेगी उन फैक्ट्स को। ठीक है, नाउ 6 a act is not be proved when it is neither proved nor disproved। कोई ऐसा फैक्ट जो कि ना प्रूव हुआ है ना फिर डिसप्रूव हुआ है, तब कोर्ट क्या करेगी, या फिर इसमें ये बताया गया है कोर्ट क्या करेगी, वो एक प्रोसीजरल काम है। बट जो फैक्ट है कब प्रूव होता है कब प्रूव नहीं होता वो भी इसमें देखा जाएगा। अगर प्रूव हुआ है तो कितना, या फिर प्रूव नहीं हुआ तो कितना। ठीक है, ये भी फैक्ट वगैरह के ऊपर है, वो कोर्ट का गौर फिक्र उस पर होगा ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स। क्लास 7 है।
कि वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डिनेंस, जब कभी भी कोई चीज़ प्रोवाइड हो इस ऑर्डर के तहत, द कोर्ट में प्रिज्यूम अफेक्ट इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। मतलब ये है इसका कि कोर्ट ये समझ सकती है कि जो फैक्ट हैं वो इसमें प्रूव है, अनलेस इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक वो डिसप्रूव ना हो सकें, आर मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या फिर उसके लिए कॉल हो सकती है कि इनको प्रूव किया जाए। ठीक है, ये था क्लास 7। नाउ क्लास 8, वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। इस ऑर्डर के तहत ये कोर्ट शल यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ये मैंडेटरी है कि कोर्ट को ये समझना होगा, ये मैंडेटरी है कि यही फैक्ट हैं, वो जो भी फैक्ट एंड इशू हैं वो ही हैं, वो प्रूव हो चुके हैं। जब तक उनको डिसप्रूव ना किया जाए तब तक वो कोर्ट ये ही समझेगी, ठीक है, कि ये डिसप्रूव है। ऑर्डर कैन बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एन अदर, जब भी एक फैक्ट जो है वो अनाउंस किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, वाज़े किया जाए इस ऑर्डर के तहत कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है यानी इनफ है एक दूसरे के अगेंस्ट मीन्स मतलब ये है कि वो जो एक फैक्ट है ना वो सफिशेंट है, उसके बाद कोई नीड नहीं पड़ती कि जो है ना इसको फर्दर प्रूव किया जाए, यानी कोई ऐसा दूसरा फैक्ट ना लाया जाए, बस वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है, यानी इसके बाद कोई और सबूत ना भी हो तो भी मतलब काम चल जाएगा। काम चलने से मुराद यानी वो काफ़ी है प्रूफ, ठीक है। The court shall on the proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to given for the purpose of disproving it। के कोर्ट जो है वो उस एक प्रूफ के लिए दूसरे प्रूफ नहीं कहेगी कि लाओ इस जो एविडेंस दी गई है एक फैक्ट के तहत जो कि कंक्लूसिव प्रूफ है उसको इस पर नियत से कि आप आके इसको डिस्प्रूव करें, ठीक है। यानी एक ही बात पे वो उस बात को खींचेंगे नहीं। एक चीज़ कंक्लूसिव प्रूफ है किसी मैटर के अंदर, तो उस कंक्लूसिव प्रूफ को डिस्प्रूव करने के लिए फर्दर कोर्ट एविडेंस नहीं मंगवा सकती या फिर अलाउ नहीं कर सकती कि आप इसके अगेंस्ट जो है और सबूत लाओ, इसको डिस्प्रूव करो, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ को ऐसे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर के तहत, ठीक है। ये था आज का हमारा QSO का आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन क्लास। सो अपनी दुआ में मुझे याद रखें, हम हाज़िर होंगे आपके साथ इंशाल्लाह।